क्राउन रूल की अगर मैं बात करूं तो 1858 से 1947 तक चला हुआ रूल है जिसको क्राउन रूल कहते हैं, क्योंकि कंपनी का रूल खत्म कर दिया गया। अब यहां तो कहीं लिखा नहीं है भाई कि कंपनी को वापस भेज दिया जाएगा, तो अब कब कहा गया कंपनी को वापस भेज दिया जाएगा? एक नया एक्ट आया 1858 में। आपको पता है 1858 के पहले कौन सा इवेंट हुआ जिसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह एक्ट लेके आना पड़ा? कौन सा इवेंट हुआ था? यस, वेरी गुड, रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, जिसके कारण वो खत्म होने के बाद 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक नया एक्ट लेके आती। नहीं तो हर 20 साल बाद लेके आ रही थी, अभी भी 20 साल बाद लाती तो 1873 में लाती थी, बट अभी जल्दी क्यों लाना पड़ा? क्योंकि एक रिवोल्ट हो गया। रिवोल्ट होने के बाद कंपनी तो साफ ये इशारा दे चुकी थी कि आप लोगों का रूल कम कम किया जा रहा है ना, कल जाके खत्म भी हो सकता है भाई, तो रेडी रहो, है ना, हम पे डिपेंड मत रहो, अब आपको खत्म भी कर दिया जा सकता है। अब क्या, हाँ, यस, हाँ, 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 कौन से 53 से 58 में ही खत्म किया था ना, 58 में ही खत्म किया। 53 में ही देखिए, 53 में कंपनी को यहां रखा गया है, कंपनी ही यहां पे रोल प्ले करी, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो कंपनी के ही थे, कंपनी यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी ही संभाले। देखिए, इट एंडेड द एक्टिविटीज और प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव थी। 53 में भी एडमिनिस्ट्रेटिव थी, 53 से आगे तक भी एडमिनिस्ट्रेटिव ही थी, बट 58 में उन्हें खत्म किया। ठीक है, तो कंपनी संभाल रही थी। क्लियर? क्लियर है ये? हाँ, थैंक यू। उसके बाद 1858 के बाद अब लोगों ने रिवोल्ट इसलिए किया था क्योंकि लोग नाराज थे। लोग कह रहे थे कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है ये, कैसा बकवास गवर्नेंस कर रही है ये कंपनी, हमको सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रही है। कंपनी ऑल्सो मीन्स कंपनी ऑलवेज यूज्ड टू एक्सप्लॉइट अस, है ना। हाउ दिस टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल इन इंडिया, दिस इज आवर कंट्री। इसीलिए ब्रिटिश ने कहा डरिए मत, आप ऐसा रिवोल्ट मत कीजिए, आप गुस्सा मत कीजिए, आप लोग एक ही चीज याद रखिए कि एडमिनिस्ट्रेशन हम अच्छा संभालेंगे, क्योंकि हम जो अब तक आपका एडमिनिस्ट्रेशन देख रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उनका रूल हम खत्म कर रहे हैं और अब हम खुद एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे। और एक जो नया एक्ट लेके आ रहे हैं इसको हम एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहेंगे, क्योंकि अब इंडिया को अच्छे से गवर्न किया जाएगा। पहले जो कंपनी कर रही थी वैसा नहीं करेंगे हम, ऐसा उन्होंने बोला था, बट वो भी वैसे ही निकले। अब ये हुआ, इट एबॉलिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया। ना कंपनी को यहां एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रखा, ना कंपनी को यहां कमर्शियल बॉडी रखा। कंपनी को बोला कि आप यहां से वापस इंग्लैंड लौट जाइए, वापस ब्रिटेन लौट जाइए, अब आपको यहां पे रहने की जरूरत नहीं है, और आपकी जितने भी पावर अब तक आप लेके चल रही थी पूरी की पूरी क्राउन को ट्रांसफर कर दो। नाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट विल रूल द इंडिया डायरेक्टली बाय द एक्ट ऑफ 1858। अब हम पे रूल करने खुद सरकार आ चुकी थी, जिसको कहा जाता है ब्रिटिश सरकार, जिसको कहा जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पे रूल करने आ गई थी भाई। अब इनके फीचर देखते हैं, इन्होंने क्या क्या फीचर लेके आए थे खुद के लिए। खुद के लिए वो सबसे पहले ये फीचर लेके आए थे कि अब एक नाम आया था, हर मैजेस्टी। हर मैजेस्टी, तो हर मैजेस्टी ये नाम, क्योंकि क्वीन की मैजेस्टी, इसलिए हर मैजेस्टी अब यहां पे कहा जाएगा। एंड प्रोवाइडेड फॉर इंडिया हैज टू बी गवर्न बाय इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी, यानी क्राउन यानी क्वीन खुद अब रूल करेगी, अब हर चीज चलेगी हर मैजेस्टी। एंड इट चेंज द गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ये नाम कंपनी के लिए था, अब हम हैं खुद सरकार। हमारे इसमें जो पोस्ट होती है उस पोस्ट को वाइसरॉय कहा जाता है। अब पोस्ट का नाम होगा वाइसरॉय, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकेम वाइसरॉय। पहले वाइसरॉय जो चुने गए उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। एक बार फिर से, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग, वेरी गुड। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक। और अब आपको नया एक वर्ड याद रखना है, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वो लॉर्ड कैनिंग। ये तीन चीजें अभी आपके पास फैक्ट में आ चुकी है। अब आ चुके थे वाइसरॉय इंडिया में। अब इन्होंने पहले कहा था कि डबल गवर्नमेंट चलेगी, कमर्शियल फंक्शन अलग से देखेंगे और आपके जो बाकी जो फंक्शन है, यानी हम कहेंगे कि एक कमर्शियल आते हैं और दूसरे पॉलिटिकल आते हैं। अब हमको ये दोनों देखने की जरूरत ही कहाँ है, हम कोई व्यापार करने नहीं आए हैं। वी आर नॉट ट्रेडर्स लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी, वी आर रूलर्स, वी आर गवर्नमेंट। सो आवर ड्यूटी इज पॉलिटिकल ड्यूटी, आवर पावर्स आर पॉलिटिकल पावर्स, दैट्स व्हाई दे एंडेड द डबल गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया। उन्होंने बोला कि बंद कर दिया जाए डबल गवर्नमेंट सिस्टम, अब हम डायरेक्टली रूल ही करने वाले हैं। और इन्होंने एक नई पोस्ट यहां पे बनाई थी वाइसरॉय के साथ। वाइसरॉय जो रहेंगे ये इंडिया में रहेंगे, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमारे रिप्रेजेंटेशन के लिए एक व्यक्ति रखा जाएगा, एक पोस्ट रखी जाएगी जिसको कहा जाएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट।
फॉर इंडिया, जहां जहां ये रूल करते थे वहां के एक एक व्यक्ति को ये बनाते, यानी इंडिया का नहीं था ये व्यक्ति ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो वहां रहेंगे, और वाइसरॉय जो इंडिया में रहेंगे। तो आपको क्या लगता है बड़ी पोस्ट कौन सी है, सेक्रेटरी या फिर वाइसरॉय? यहां रहने वाला कि वहां रहने वाला? और पक्का, क्योंकि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठा है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बड़ा रहेगा, क्योंकि वो खुद ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठा है, जहां से गवर्न हो रहा है देश, वहां का मेंबर है वो, और वाइसरॉय तो यहां भेजा गया है। यानी आप कहेंगे कि सेक्रेटरी जो डिसीजन ले रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट में ले रहा है और वाइसरॉय यहां पे ले रहा है। सो ये बड़ी है, इसीलिए अब एक्ट जो आते हैं उनको कहा जाता है आगे मोरले मिंटो। मोरले का नाम एक आया है, मिंटो का आता है, एक आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो पहला नाम जिसका लिखा जाता है ये होता है सेक्रेटरी, और दूसरा जिसका लिखा जाता है ये होता है वाइसरॉय। सेक्रेटरी मोरले और वाइसरॉय मिंटो, मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी एंड चेम्सफोर्ड वाइसरॉय, ऐसा है। तो ये चीजें यहां पे थी, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के लिए काउंसिल दिया गया था उसको असिस्ट करने के लिए, और उसमें टोटल 15 मेंबर्स हुआ करते थे। पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आते बराबर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इस पोस्ट को अपोज किया था, क्योंकि उन्होंने बराबर एक चीज कही थी कि ये पोस्ट हमारे किस काम की है, वो वहां से हम पे रूल करता है, उनको एक अलग से 15 मेंबर की काउंसिल दी जा रही है जो कि पूरा वेस्ट है। हमारे लिए जो व्यक्ति यहां वाइसरॉय है वो हमारे डिसीजन अकेले लेगा, वो ठीक है। फालतू का आपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया पोस्ट बना के रखे, अपना टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं, हमारी डिमांड्स पूरी करने के लिए वहां भेजा है हमने, पार्लियामेंट अभी सोचेगा, ये सब हमें नहीं होना। हमें हमारा जो वाइसरॉय आप भेज रहे हैं उसको ही पावर है, तो ठीक है, तो इसको अपोज भी किया गया। ये मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, आप सोचिए पार्लियामेंट तो छोड़ ही दीजिए, ब्रिटिश जो कैबिनेट था ना, कैबिनेट यानी जो मिनिस्टर्स होते हैं उन कैबिनेट मिनिस्टर्स, आप जानते हैं पावरफुल जो मिनिस्टर होती है उनको कैबिनेट में डाला जाता है, और ये खुद ब्रिटिश कैबिनेट का मिनिस्टर था। सोचिए अब कितने बड़े व्यक्ति थे ये। ऐसा यहाँ पे एक रूल यहाँ पे ये बनाया गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो ये आ गया नया एक्ट और लेके आया एक नई चीज को इंडिया में, जिसको कहा जाता है क्राउन रूल, ब्रिटिश रूल यहां से शुरू हुआ। तो ये हमें यहाँ पे पता चलता है, ठीक है। सो ये एक हमें यहाँ चीजें क्लियर हो जाती है। सो ये एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पहला एक्ट रहा क्राउन रूल से। तो ये एक बार क्लियर है क्या, बता दीजिए, फिर मैं अगला एक्ट आपको बता देता हूँ। जितने हमारे हो सकते हैं उतने हम पढ़ते हैं। यस, थैंक यू। बाकी लोगों की आवाज, यस, चलिए बहुत अच्छा लगा। अब हम, यस, थैंक यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें हमारा टाइम होने तक हमारा जितना होगा उतना हम पढ़ेंगे, बाकी जो चीज़ें हैं वो हम कल भी कंटिन्यू करेंगे। सो हाँ, यस, हाँ, सो हम 1861 एक पढ़ लेते हैं और फिर हम रुक जाते हैं, और फिर हम यहाँ से 1892, 1909, 1919, 35, 47 ये कल पढ़ के हमें मेकिंग भी हमें कल ही पढ़ना है, तो ये जल्दी हो जाते हैं, अब इनको टाइम नहीं लगेगा। तो 61 पढ़ लेते हैं और फिर हम यहाँ पे रुक जाएंगे। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 1861 आप जो पढ़ने वाले, इसमें इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ये यहाँ पे पढ़ते पढ़ते सबसे पहली बात यह है कि इट बिगेन द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियन लॉ मेकिंग प्रोसेस। अब जो वाइसरॉय है, जो कि जिनका लेजिस्लेटिव काउंसिल रहेगा, यानी आप ये चीज सोचिए कि जो ये लॉ बनाने वाले हैं, इसमें पहली बार इंडियन लोगों को भी जगह दी गई थी। इंडियन लोगों को ये बोला कि आप लोग भी हम जगह दें, क्योंकि हमारे लोग बहुत उस वक्त काफ़ी सारे एसोसिएशंस थे जो डिमांड कर रहे थे कि इंडियंस को भी मौका दिया जाए कि वो खुद के लिए तो भी लॉ बनाएं। तो उनको यहाँ पे एक मौका दिया गया कि आप आइए और यहाँ पे हमारे काउंसिल में रह के आपको नॉन ऑफिशियल पोस्ट दी जाएगी, यानी आप ऑफिशियल मेंबर तो नहीं कहलाओगे क्योंकि आप भाई ब्रिटिश नहीं हो, ऑफिशियल वाला पोस्ट तो हम ब्रिटिश को ही दे सकते हैं, तो आप नॉन ऑफिशियल करके काम कीजिए, क्योंकि ऑफिस तो ब्रिटिश के लिए है, ये नॉन ऑफिशियल करके काम कीजिए। और 3 लोगों को लाया गया था, एक का नाम है राजा ऑफ बनारस, दूसरा का नाम है महाराजा ऑफ पटियाला, और तीसरे का नाम है सर दिनकर राव। 3 लोग यहां चुने गए, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। स्टार मार्क करके याद करना है। पहली बार जिनको वाइसरॉय के लॉ मेकिंग प्रोसेस में जगह मिली 3 इंडियंस को, वो थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। नाम पूरे अच्छे से याद रखना है। ये है दूसरी बार डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ। डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है ये आपको बता दें। देखिए यहाँ कंसेप्ट है, कंसेप्ट को अच्छे से याद रखिएगा। डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग होता है कि पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, या फिर हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या डिवीजन ऑफ पावर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कुछ स्टेट को भी पावर देना आज केस में, उसको डिसेंट्रल, देखिए सेंट्रल से कुछ पावर निकाल के किसको देना, स्टेट को, उसको कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। अब पूरे पावर सेंटर लेके बैठा था, कौन से एक्ट से ये बताइए। बॉम्बे और मद्रास के पावर जो ट्रांसफर कर दिए गए थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, वो कौन से एक्ट में किया था,
1833 चार्टर एक्ट में ये किया गया था। वेरी गुड, वेरी गुड। सो ये चीज़ें अच्छे से याद रहनी है, आपको रखनी है। तो चार्टर एक्ट में जो किया गया था वो वापस से खत्म कर दिया गया, यानी यहाँ पे रिस्टोर, बॉम्बे और मद्रास प्रोविंस जो है उनको अपनी लॉ मेकिंग की पावर वापस कर दी गई। अब जिसको हम स्टेट कहते हैं उस वक्त प्रोविंसेस कहते थे, प्रोविंसेस को भी पावर मिल गई भाई कि ये भी अब अपने लॉ बना सकते थे, और यहां से कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हुई। इट एस्टैब्लिश द न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन तो हो चुका था, तो सबको अपने काउंसिल भी बना के दो। बंगाल को बना के दे दिया 1862 में। इसके बाद देखिए अलग अलग स्टेट्स को, अलग अलग प्रोविंसेस को ये पावर्स दी गई कि आप अपने लॉ खुद बना सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस को 1886 में दी गई ये पावर, पंजाब को 1897 में दी गई ये पावर। सो ये सब पावर हमें यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे मिली थी। ओके, सो यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ बॉम्बे और मद्रास में, बाद में बंगाल में भी हुआ, बाद में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में हुआ, बाद में पंजाब में भी हुआ, और सभी को अपने लॉ बनाने के पावर अब मिल चुके थे। सो डिसेंट्रलाइजेशन इसे कहा जाता है। उसके बाद एक नया सिस्टम लाया था, स्टार मार्क करके रखेगा इस सिस्टम को, जिसको कहा जाता है पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम का मीनिंग होता है, ये अच्छे से याद रखिएगा, पोर्टफोलियो यानी सबको अपने डिपार्टमेंट्स बांट के देना, उसको कहा जाता है पोर्टफोलियो। जैसे देखिए रोड मिनिस्ट्री एक हो गई, या फिर हम कहेंगे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री एक हो गई, ऐसे अलग अलग लोग अब अलग अलग अपने डिपार्टमेंट्स पे काम करेंगे, आप अपने मिनिस्ट्री पे। इसको कहा जाता है पोर्टफोलियो सिस्टम, खाते वाटप करना, खाते जो है ये लोगों में बांट देना, है ना। सो ये होता है पोर्टफोलियो सिस्टम। आप देखते ना किसी मिनिस्टर के पास कौन से पोर्टफोलियो, जैसे हम कहेंगे कि निर्मला सीतारमण जी जो है उनके पास फाइनेंस है, नितिन गडकरी साहब जो उनके पास रोड ट्रांसपोर्ट है, ऐसे सबके पास अब अपने एक दिए हुए कुछ डिपार्टमेंट्स है। तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम है, जिसकी शुरुआत कैनिंग ने की थी 1859 से, और ये लिखा गया था पहली बार इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में, ये याद रखिएगा। अब एक नई चीज आ गई, ऑर्डिनेंस। यहां देखिए कुछ कंसेप्ट है, एक होता है कंसेप्ट डिसेंट्रलाइजेशन, दूसरा है पोर्टफोलियो, और तीसरा है ऑर्डिनेंस। अब ऑर्डिनेंस क्या होता है ये अच्छे से आपको देखना है। ऑर्डिनेंस का मीनिंग होता है कि देखिए आपको पता है लॉ मेकिंग की जो प्रोसेस होती है ये तो पार्लियामेंट में होती है, यानी लॉ बना सकती है जो भी लेजिस्लेटिव बॉडीज है वो। अब लेजिस्लेटिव बॉडीज अगर लॉ बना सकती है, तो अगर लेजिस्लेटिव बॉडीज जो है उनके सेशन नहीं चल रहे, तो ये आप आगे पढ़ोगे सेशन क्या होते हैं। सेशन यानी सत्र हम कहते हैं, जैसे बजट सेशन चलता है, मॉनसून सेशन चलता है। जब कोई सेशन नहीं चल रहा है, ये सेशन जब चलते हैं तो लोग पार्लियामेंट में मिलते हैं और लॉ बनाते हैं, लॉ मेकिंग करते हैं। बट जब ऐसे कोई सेशन ही नहीं चल रहे तो लॉ कौन बनाएगा? अगर बहुत अर्जेंसी है लॉ बनाने की, तो अर्जेंसी में या इमरजेंसी में कौन लॉ बनाएगा? तो डायरेक्टली बिना मेंबर को पूछते हुए वाइसरॉय डायरेक्टली लॉ बना सकता था। ऐसे लॉ टेम्पररी होते हैं, अर्जेंसी के लिए बनाए जाते, इमरजेंसी में बनाए जाते, इसलिए इनको ऑर्डिनेंस कहा जाता है। आज भी इंडिया में ऑर्डिनेंस की पावर प्रेसिडेंट के पास भी है और गवर्नर के पास भी है। तो ये चीजें हम प्रेसिडेंट और गवर्नर में आगे पढ़ेंगे, बट अभी हम ब्रिटिश के टाइम पे, इसलिए आपको ये बता दो, ये पावर ब्रिटिश ने वाइसरॉय को दी थी। 1861 के एक्ट से पावर मिली थी, और ऑर्डिनेंस की जो लाइफ होती है वो 6 मंथ्स होती है। आज भी इंडिया में ऑर्डिनेंस की लाइफ 6 मंथ्स ही है, ये याद रखना। 6 महीने बाद लॉ को कंटिन्यू करना है या नहीं, ये हमारा पार्लियामेंट सोचेगा, स्टेट गवर्नमेंट पे स्टेट लेजिस्लेचर सोचेगा, या फिर ब्रिटिश के वक्त लेजिस्लेटिव काउंसिल सोचेगा। ये होता है ऑर्डिनेंस, जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में बनाया जाता है ना। तो ये चीजें आपको यहाँ पता चलती है। तो ये हो गया आज का एक और एक्ट, 1861 का एक्ट। यहाँ पे आपको डिसेंट्रलाइजेशन एक कंसेप्ट मिलता है, यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो सिस्टम मिलता है, और यहाँ पे ऑर्डिनेंस, ये 3 चीजें आपको मिलती है। तो यहाँ तक की चीजें, हाँ यस यस, पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम मीन्स सिंपल सिस्टम होता है, यानी देखिए कि गवर्नमेंट जो होती है, अब पोर्टफोलियो में कैसा है कि अब पहले ऐसा था कि मिनिस्ट्री जो थी वो, जैसे अब अगर 5 लोग हैं, 1 2 3 4 एंड 5 मिनिस्टर्स आर देयर, ये मिनिस्टर्स को सभी काम सभी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसी का काम बांटा नहीं है, डिवीजन नहीं है ऑफ वर्क, यानी गवर्नमेंट के जो हम कह सकते हैं जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस है वो बराबर नहीं चल रहे हैं। इसके कारण क्या होगा कि 1 भी वही काम कर रहा है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, ये 5 लोग मिलकर सेम काम ही कर रहे हैं। इनको बोला कि इससे अच्छा हम करते हैं कि सबको एक एक काम दे देते हैं। जैसे आप रोड को देखिए, आप फाइनेंस देखिए, आप ये देखिए डिफेंस देखिए, है ना। ये सब मिनिस्ट्री होती है ना, जैसे एक 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 एक, तो सबको पर्टिकुलर टास्क, सबको पर्टिकुलर एक बिजनेस दिया जाता है। क्लियर? या, थैंक यू। सो दिस इज द पोर्टफोलियो सिस्टम। हाँ यस, हाँ वेयर इन 1860, हाँ यस, 1853 चार्टर एक्ट, यस यस
हाँ, दैट वाज डायरेक्टली इंडियंस, मीन्स हियर हम कहेंगे कि देयर मीन्स इन 1853 द स्टेट्स मीन्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैन अपॉइंट वन ऑफ मीन्स दे हैव द पावर टू अपॉइंट ओनली, है ना, एंड हियर दे गॉट डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय दैट ब्रिटिश ओनली एंड डायरेक्टली द मेंबर्स कम फ्रॉम दैट इंडियन सिस्टम ओनली। सो ये इसमें डिफरेंस था। यहाँ पे कैसा है कि इसमें अपॉइंट अब कैसा होगा, जस्ट लाइक कि बॉम्बे के लिए कौन रखना है, ये 4 लोगों में से किसको रखना है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय बॉम्बे या मद्रास, जस्ट लाइक दैट, एंड डायरेक्टली इंडियन को ही लिया जाना, दैट इज डिफरेंट थिंग, मीन्स इट इज अपॉइंटमेंट एंड दैट इज डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। तो ये 2 चीजें देखने मिल सकती हैं ना। सो पहले अब हम यहाँ पे 61 तक पढ़ चुके थे, तो अब 1892 तक पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ें आपको अच्छे से समझना है, और जो फैक्ट्स है उसको बाद में जब नोट्स भेजूंगा तो फैक्ट्स को नोट्स के थ्रू पढ़ के याद रखने की कोशिश करना है। एक एक कंसेप्ट आप यहाँ पे समझते हुए चल रहे हैं। पहले लेक्चर में जैसे कि आपको ये चीज़ें पता ही चली है कि किस तरह से आपको काम करने हैं। इंक्रीज द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी। अब आपको ये पता है कि उन्होंने 2 तरह के मेंबर्स रखे थे अपने काउंसिल में, एक नॉन ऑफिशियल रखे थे और एक ऑफिशियल रखे थे। क्या आप बता सकते हैं नॉन ऑफिशियल कौन थे और ऑफिशियल कौन थे? वेरी गुड, नॉन ऑफिशियल यानी इंडियंस और ऑफिशियल यानी यूरोपियंस लोग। तो ये यहाँ पे उन्होंने जो रखा था वो, तो नॉन ऑफिशियल को बढ़ाया उन्होंने, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे डिमांड आने लगी थी। कोई यहाँ पे बता सकता है जिसने मॉडर्न इंडिया पूरा किया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फॉर्म हुआ, कौन से ईयर में? वेरी गुड, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ था। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा, आप सब ने इसको बहुत अच्छे से आंसर किया है। 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ तो कांग्रेस ने अपने पहले ही सेशन में ये डिमांड रखी थी कि हमारे इंडियंस की संख्या बढ़ाई जाए, इंडियन के जो नंबर्स है आपके काउंसिल में वो बढ़ाए जाए, और यहाँ पे नंबर्स ब्रिटिश ने बढ़ाए भी थे। इसलिए देखो 1885 के बाद जो पहला एक्ट है 1892 में कांग्रेस बनने के बाद, उसमें सबसे पहले यही काम किया गया कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बढ़ाया गया। ये इजीली आप याद रख सकते हो क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस आने के बाद उनके डिमांड के बाद ये पहला ही एक्ट था। अब ऑफिशियल मेजॉरिटी उन्होंने मेंटेन रखी थी। उन्होंने क्या किया कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स तो बढ़ा दिए बट अपनी मेजॉरिटी को पूरी तरह से वैसा ही रखा था। सेंट्रल की बात करो या प्रोविंशियल की बात करो, है ना, 2 काउंसिल हुआ करते थे। सेंट्रल में जो काउंसिल होगा वो आप जानते हैं कि वाइसरॉय का काउंसिल होगा, क्योंकि अभी ब्रिटिश क्राउन रूल कर रहा था, और प्रोविंसेस में जो होगा वो गवर्नर के काउंसिल होंगे। तो वाइसरॉय के काउंसिल में भी बढ़ाया गया था और गवर्नर के काउंसिल में भी बढ़ाया गया था। आज अगर देखा गया तो यहाँ पे सेंटर में जैसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं और स्टेट में गवर्नर कहते हैं, वैसे ही उसके साथ साथ अभी एक नया पावर यहाँ पे दिया गया था। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था उसके कुछ फंक्शंस में यहाँ पे कुछ चेंजेस लाए थे। अब क्या हुआ करता था कि ये लोग आए क्यों थे इंडिया में, क्योंकि ऐसा माना भी जाएगा कि इंडिया को लूटने अगर ये आए थे, तो इंडिया में सिस्टम ऑफ बजट, ये एक फैक्ट है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ब्रिटिश ने सबसे पहले, याद रखेगा, नोट कीजिएगा। अब ये एक जो है, ये एक आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि ब्रिटिश ने जो बजट था वो सिस्टम जो था उसको इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में 1860 में। 1860 में ब्रिटिश ने बजट वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। अब बजट लाया था, यानी ब्रिटिश क्या करते थे कि बजट बनाते थे। बजट यानी आपको पता है क्या है, इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ बजट क्या है। आगे हम बजट के बारे में जानकारी लेने ही वाले हैं जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे, बट आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि बजट यानी जिसमें लिखे जाते हैं यहाँ पे रिसिप्ट, जिसमें लिखे जाते हैं रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, यानी आने वाले ईयर में आपके पास कितना पैसा आने वाला है गवर्नमेंट के पास और कितना गवर्नमेंट का खर्चा होने वाला है, इसको कहा जाता है बजट। इसमें यह बताया जाएगा कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस कहां कहां पे करेगा और गवर्नमेंट को पैसा कहां कहां से रिसीव होगा, ये सब चीजें बजट में बताई जाती है। तो अब तक क्या था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को बजट के ऊपर डिस्कशन करने का कोई अधिकार नहीं था। ये बजट जो था वो वहीं से बन के वो वहीं पे बनेंगे, और यहां पे एक नया पावर ये मिला कि बजट डिस्कस करने को और क्वेश्चन करने का भी अधिकार, क्वेश्चन करने का भी राइट उस बजट पे मिल चुका था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को। अब ये हो गया था, इंडियंस तो यहाँ पे थे ही, जैसे आप जान रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस भी थे, इंडियंस यहाँ पे क्वेश्चन भी कर सकते थे, तो हमें एक बहुत बड़ी यहाँ पावर मिली थी फाइनेंस को लेके। उसके अलावा अगर देखा गया 1892 में, तो नॉमिनेशन जो होगा नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का, नॉन ऑफिशियल यानी इंडियन, जो इंडियन यानी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे वो कहाँ से आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर हम बात करें तो जैसे कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें, सीएलसी लिखा है मैंने, तो यहाँ पे सीएलसी यानी सेंटर पे कोई मेंबर्स आने वाले लेजिस्लेटिव काउंसिल पे, तो वो वाइसरॉय के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। अब वाइसरॉय नॉमिनेट करेंगे इंडियंस को कि वो इंडियंस कौन कौन होंगे, बट किसको पूछेंगे वाइसरॉय? वाइसरॉय तो खुद से इतना काम नहीं कर सकते कि खुद से ही कर रहे हैं सब कुछ, तो वाइसरॉय कुछ रिकमेंडेशन लेंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से, याद रखिएगा। यानी फॉर एग्जाम्पल एक देख लेते हैं कि अब यहाँ पे जैसे कि 5 मेंबर्स आने वाले हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सो ये जहां से स्टेट से आएंगे, तो ये जिस स्टेट से वाइसरॉय आना चाहते हैं उस स्टेट के प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को बोलेंगे कि आप
बताइए कि आप किस किस को भेजना चाहते हो मेरे काउंसिल में, तो उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन वाइसरॉय लेंगे, ये यहाँ पे पता चला। और दूसरा जो था वो बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स, बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स जो था वो कॉमर्स यानी हम कह सकते हैं ट्रेडिंग और ये सब व्यापार और ये सब या फिर इकोनॉमी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं जिसकी तरफ ध्यान देता है, ऐसा एक चेंबर जिसे कहा जाता है बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स, वो भी रिकमेंड करेगा कि कौन कौन आपके काउंसिल में रहेंगे। दूसरी बात, ये तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स की बात हुई। दूसरी बात, अगर हम प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें, जैसे कि आज स्टेट कहते हैं वैसे, तो वहां पे मेंबर्स कहां से आते हैं आपको पता है, उनको अपॉइंट तो गवर्नर करेंगे, उनको नॉमिनेट तो गवर्नर करेंगे, क्योंकि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के हेड गवर्नर है। गवर्नर किसको पूछेंगे, तो गवर्नर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को पूछेंगे। अब देखिए स्टेट जो होता है उसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग बोर्ड होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वाले रिकमेंड करेंगे कि कौन कौन आएंगे। म्यूनिसिपालिटी होती है, आज आपके भी डिस्ट्रिक्ट में, आपके भी सिटी में म्यूनिसिपालिटी होगी। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज से कुछ लोग आएंगे, ट्रेड एसोसिएशंस जो बने हैं वो, और जमींदार जो होंगे उस एरिया के, उनको पूछ के यहाँ पे हम कहेंगे कि कौन आने वाले ये बताएंगे। तो इनको पूछा कैसे जाएगा, पूछा जाएगा यानी इलेक्शन ही होंगे, ये लोग वोट ही करेंगे। अब देखिए, अब जिसको भेजना है, फॉर एग्जाम्पल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर ए नाम के व्यक्ति को भेजना है, तो यहाँ पे वोटिंग होगी। कुछ वोट्स जो होंगे वो कहीं से होंगे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वाले, कुछ लोग नॉमिनेट करके भेजेंगे म्यूनिसिपालिटी, यानी इलेक्शन तरह की चीज यहाँ पे शुरू हुई थी। बट एक चीज यहां बताऊंगा, द एक्ट मेड द लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर यूज ऑफ इलेक्शन इन फिलिंग अप सम नॉन ऑफिशियल सीट्स बोथ इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल काउंसिल्स। बट ये वाला जो पॉइंट है इसको स्टार मार्क करके याद रखना है कि इलेक्शन ये वर्ड ये एक्ट में कहीं भी यूज नहीं हुआ है। इलेक्शन जैसी चीज दिख रही है बट ब्रिटिश ने यहां पे इलेक्शन ये वर्ड यूज अब तक नहीं किया है। द प्रोसेस वॉज डिस्क्राइब्ड एज नॉमिनेशन, याद रखिएगा, इलेक्शन नहीं नॉमिनेशन। बट ये नॉमिनेशन हमें इलेक्शन की तरह दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इलेक्शन ये हम कह सकते हैं कि यहाँ से शुरू हुआ था, बट इलेक्शन ये वर्ड कहीं यूज नहीं किया था। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो ये था 1892 का एक एक्ट जिसमें बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आए। चेंजेस सिर्फ इतने थे कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंक्रीज कर दिया गया, बजट डिस्कस करने के लेजिस्लेटिव काउंसिल को पावर दे दिए गए, और नॉन ऑफिशियल जो थे उनको अपने मर्जी से नॉमिनेट ना करते हुए किसी के रिकमेंडेशन पे नॉमिनेट करने वाले थे वाइसरॉय और गवर्नर। ये लोग वाइसरॉय किसके रिकमेंडेशन, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स, और गवर्नर के काउंसिल में जो आएंगे उनको रिकमेंडेशन उनके रहेंगे, वो रहेंगे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वाले, म्यूनिसिपैलिटी वाले, यूनिवर्सिटी वाले, ट्रेड एसोसिएशन वाले और जमींदार। बस 3 ही चीजें हैं इसमें याद रखने वाले, बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट एक्ट है नहीं याद रखने के लिए। तो ये एक एक्ट है 1892 का जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट एक्ट जो हम पढ़ने वाले, अब हमारे जो एक्ट बचे हुए हैं वो है 1909 का, 1919 का, 1935 का और 1947 का। बस 4 एक्ट बचे हैं। अब 1909 के एक्ट में आते हैं, यहां देखते क्या कोई ये एक्ट को शुरू करने के पहले कोई बता सकता है कि 1909 के एक्ट को क्या कहा जाता है? वेरी गुड, वेरी गुड, इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहा जाता है। मोर्ले जो थे वो कौन थे और मिंटो कौन थे, ये एक आंसर कर दीजिएगा मुझे। वेरी गुड, तो बहुत अच्छे से सही आंसर आपने किया। यहाँ पे मोर्ले जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और मिंटो जो थे ये वाइसरॉय थे। अब आखिरी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अब देखते हैं किसकी आवाज पहले आती है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है ये पोस्ट सबसे पहले कौन से एक्ट में बनाई गई थी? वेरी गुड, वेरी गुड, एक्ट ऑफ 1858। वेरी गुड। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ये पोस्ट बनाई गई थी। तो ये देखिए आप कितने अच्छे से आंसर कर पा रहे हैं। ये चीज़ें जो होती है रेगुलरली आपको स्टडी करने से ही ये सब आपके परफेक्ट बनता है ये सब्जेक्ट। उसके बाद आते हैं 1909 के एक्ट में, इंडियन काउंसिल एक्ट कहा जाता है, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जिसे कहा जाता है। अब मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स है इंडियन काउंसिल एक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल की साइज जो होती है उसे ही बढ़ा दिया गया। अब देखिए भाई पॉपुलेशन बहुत है इंडिया की, लोग ज़्यादा लगेंगे। आज अगर बात किया तो आज कितने लोग हैं पार्लियामेंट में, तो उसी तरह से यहाँ पे जो साइज थी उसको बढ़ा दिया गया, नंबर्स को बढ़ा दिया गया था, नंबर ऑफ मेंबर्स को। अब कितने से बढ़ाया, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, आप ये देख के ना खुद शॉक हो जाओगे कि कितने से बढ़ाया गया है ना। तो इसकी अगर हम बात करें सो जो स्ट्रेंथ थी पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की सेंटर पे वो 16 थी, 16, सिर्फ 16 लोग लॉ बनाते थे लेजिस्लेटिव में, 16 से इंक्रीज करके 60 कर दी गई, फ्रॉम 60 टू 60, ये याद रखेगा सेंट्रल पे। प्रोविंशियल पे क्या नंबर्स थे तो ये कोई फिक्स नहीं होते, अलग अलग प्रोविंस में अलग अलग होते हैं। आज भी
सबसे ज़्यादा जिस प्रोविंस में, सबसे ज़्यादा जिस स्टेट में मेंबर्स है वो है उत्तर प्रदेश। तो ऑन बेसिस ऑफ पॉपुलेशन हम यहाँ पे देखते हैं, वैसे ही वहाँ पे भी था। तो वहाँ से यहाँ तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, बट सेंट्रल में जो 16 मेंबर्स थे उनको बढ़ा के 60 कर दिया गया। बट आप जानते हैं कि इन्होंने आज भी ऑफिशियल मेजोरिटी को रिटेन किया था, यानी हम ये कह सकते हैं कि दे रिटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी, मीन्स दे मेंटेन द ऑफिशियल मेंबर्स मेजोरिटी, यानी हम ये कह सकते हैं कि यूरोपियंस को अभी भी मेंटेन रखा था एट सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी एट प्रोविंसेस। ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव बात थी। एटलीस्ट प्रोविंसेस पे तो नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी बढ़ा दी थी उन्होंने, ये सबसे मेन, और ये सबसे मेन एक हमें चेंज देखने मिला जस्ट बिकॉज ऑफ कि कांग्रेस के डिमांड्स थे बहुत ज्यादा, जिस कारण ये कुछ चेंजेस कर रहे थे। कांग्रेस ने डिमांड किया था कि नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को बढ़ाया जाए, बट यहां पे ऑफिशियल मेजोरिटी को उन्होंने लेजिस्लेटिव सेंटर में तो नहीं बढ़ाया, सेंटर में तो नहीं ये किया, कम किया, बट नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी जो है वो प्रोविंस में उन्होंने जरूर बढ़ा के दी हमें। तो एक खुशी की उम्मीद हमारे अंदर यहाँ पे चल रही थी कि ये देखिए एक बहुत पॉजिटिव बात हमें देखने मिली, एंड इट एनलार्ज द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल सेंटर एंड प्रोविंसेस। तो कुछ फंक्शंस उनके बढ़ा दिए गए। फॉर एग्जाम्पल अब उनको ये भी बताया गया कि आप पहले क्वेश्चन पूछ सकते थे बजट पे, डिस्कस कर सकते थे, आज आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, और भी ज्यादा आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो बजट पे, एंड सो ऑन। और बजट के खिलाफ रेजोल्यूशंस भी मूव कर सकते हैं। अगर आपको बजट के रिलेटेड कोई चीज पसंद नहीं आई तो आप उसे पास नहीं कराएंगे, ये भी आप कर सकते थे। यानी यहां पे आप देख सकते हैं उसको पास तो कराएंगे, बट नई कोई चीज के लिए रेजोल्यूशन भी आप रख सकते थे। ये चीज याद रखेगा ना, पास ना कराने का वो तो राइट नहीं है आपको, बट नए कुछ रेजोल्यूशंस आप ला सकते थे, ये तो भी हमें पावर मिले थे। एंड फर्स्ट टाइम वाइसरॉय और गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन दिखे। जहां पे आपको बता दूं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो इंडियन दिख ही रहे थे। क्या कोई 3 इंडियंस का नाम बता सकता है जो सबसे पहली बार नॉमिनेट किए गए थे? हाँ हाँ, यस, वेरी गुड। राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव, ये 3 लोग थे। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई आया था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो आए थे वो एसपी सिन्हा थे। सत्येंद्र नाथ प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का क्या काम होता है मैंने आपको बताया। लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम होता है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का काम होता है लॉ को एग्जीक्यूट करना। वेरी गुड। तो ये 2 चीजें होती हैं। अगर देखा गया तो ये एक्ट बहुत भारी साबित हुआ। आप कोई अभी एक और सवाल, आज आपके सवाल काफी सारे, मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं, सवाल जरूरी है। आपका ये सवाल है कि बंगाल जो है, बंगाल का पार्टीशन कौन से ईयर में हुआ था? ईयर 1905। यस, वेरी गुड। बंगाल का पार्टीशन 1905 में हुआ था, ये हम अच्छे से जानते हैं। बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू 2 प्रोविंसेस, ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल। तो ये हमें यहां पता चलता है 1905 में ये होने के बाद अब हिंदू और मुस्लिम्स इनको डिवाइड करने की पॉलिसी ब्रिटिश ने शुरू की थी, है ना। तो एक बार चेक कीजिएगा सबके मोबाइल म्यूटेड है, म्यूट किए हैं या नहीं, है ना। तो यहां पे मैं बोलूंगा कि डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी शुरू कर दी थी बंगाल को डिवाइड करके। 1909 में लीगली डिवाइड कर दिया था। यहां पे 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए थे मुस्लिम्स को। अब यहां पे एक नया वर्ड आ रहा है, सेपरेट इलेक्टोरेट। और सेपरेट इलेक्टोरेट यानी हम कह सकते हैं कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिए गए। अब सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, उसके पहले हम यहां देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स। सबसे पहले कुछ जो फैक्ट्स है वो देखने के बाद हम यहां पे हम कह सकते हैं कि फिर इस पे हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो दिस एक्ट लीगलाइज द कम्युनलिज्म। देखिए कम्युनलिज्म यानी क्या, यानी हम कहेंगे कि यानी धर्म के आधार पे यहाँ पे काम करना, तो ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन यहाँ पे किया जा रहा है। हिंदू और मुस्लिम्स को डिवाइड करने के लिए मुस्लिम्स को यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए थे। अब यहाँ पे क्या होता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट में कैसा होता है कि ये बता देता हूँ, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो लॉर्ड मिंटो ने ये काम किया था, इसलिए लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। तो ये एक फैक्ट है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसे कहा जाता है। सो याद रखिएगा कि फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट यानी लॉर्ड मिंटो। अब ऑल्सो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन को दिए थे, इनको भी मिले थे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी, जमींदार्स को भी इवन मिले थे। अब यहाँ पे ये कंसेप्ट है कि सेपरेट इलेक्टोरेट होता क्या है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो होता है यूजुअली माइनॉरिटीज डिमांड करती है कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, क्योंकि उनको ये लगता है कि गवर्नमेंट में हमारा रिप्रेजेंटेशन कम है, क्योंकि उनकी क्या कहते हैं पॉपुलेशन कम होती है। पॉपुलेशन कम होने के कारण उनको लगता है कि हमारे मेंबर्स भी आए। अब रिजर्वेशन से ये चीज़ें अलग इसीलिए होती है क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट अगर मुस्लिम्स को दिया गया, तो अगर मुस्लिम के लिए जगह सेपरेट इलेक्टोरेट की यहाँ पर ये करके रखी है, तो उसमें जो लीडर खड़ा होगा वो मुस्लिम ही होगा और वोट करने वाले भी मुस्लिम ही होंगे।
मुस्लिम के अलावा बाकी जो लोग हैं उनको वोट करने का अधिकार नहीं होगा उस एरिया में जिस एरिया में सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया है। रिजर्वेशंस कैसे होते हैं, तो रिजर्वेशंस में बता देता हूं। रिजर्वेशन में आप जानते हो कि सीट रिजर्व होती है। फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स के लिए सीट अगर रिजर्व होती तो जो कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहा है वो तो मुस्लिम ही होंगे, बट जो लोग वोट करने वाले हैं वो एवरीवन, ऑल, जितने भी लोग वहां रहते हैं सभी ऑफ ऑल रिलीजन वाले वोट करेंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिजर्वेशन एंड सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट क्लियर हुआ? ये बताइएगा एक बार मुझे। हाँ, यस यस, वेरी गुड। सो याद रखिएगा, रिजर्वेशंस में सभी लोग वोट करते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट में जिसको मिला है वही कम्युनिटी के लोग उस पर वोट करते हैं, इसलिए इसको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। और इंडिया में सेपरेट इलेक्टोरेट कहीं भी नहीं है। आज ये हमने खत्म कर दिया गया है। हम ये जानते हैं कि रिजर्वेशंस है बट सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है। जहां सेपरेट इलेक्टोरेट होगा वहां पे एक नई फीलिंग आती है, वो है सेपरेट नेशन की। अब फॉर एग्जांपल देखिए कि अगर एक ए नाम का एरिया है, इस एरिया में सेपरेट इलेक्टोरेट अगर मुस्लिम्स को दे दिया गया है, यहाँ पे सभी लोग जो जो रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ हिंदू, मुस्लिम और सिख ये लोग रह रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। अब मुस्लिम्स ही वोट कर पा रहे, बाकी हिंदू और सिख क्या कहेंगे, हमें यहाँ रहना ही नहीं है भाई, हम क्यों रहे यहाँ तो हम अपने लीडर को नहीं चूज कर सकते। तो ये लोग सोचेंगे कि हमको अलग देश बना के दो। ऐसा हो जाता है, ऐसी फीलिंग आने लगती है, इसीलिए सेपरेट नेशन का थॉट माइंड में आने लगता है। ये चीजें यहाँ पे हो जाती है और मुस्लिम्स को फिर वही फील होने लगा, क्योंकि देखिए मुस्लिम्स को जिस एरिया में सेपरेट इलेक्टोरेट दिया उनको लगता था यही एरिया अपना है भैया, यही सेटल हो जाओ। और वही सेटल होने के लिए जैसे ईस्ट बंगाल में सेटल हो गए, वही एक पाकिस्तान बना। दूसरा हम कहेंगे तो वेस्ट जो पाकिस्तान, ये ईस्ट पाकिस्तान जो आता है, जो हम कहेंगे पंजाब के साइड वाला है पाकिस्तान, कश्मीर के साइड वाला, वहां भी लोग सेटल होने, वहां सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया। लोगों को लगा कि ये हमारी जगह भैया, यही रहेंगे। और यहां से उन्होंने बोला कि अब ये हमारी जगह है तो हमको ये देश से अलग देश दे दो। फिर ऐसे मुस्लिम लीडर्स ने, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं हर एक मुस्लिम की या हर एक सिटीजन की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द लीडर्स। वैसे भी हमारा क्या रोल है भैया, हमारे पूरे डिसीजन तो हमारे लीडर ही लेते हैं। कौन सा हमें डिसीजन लेने का मौका दिया जाता है, कौन सा पॉपुलेशन को पूछा जाता है कि आप क्या चाहते हो। सब कुछ तो चाहता है जो लीडर, वही होता है हमारे यहाँ पे या किसी भी सिस्टम में। तो यही मैं बात कर रहा हूं कि हम लोग खराब नहीं होते हैं, हम लोग लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि लीडर्स हमें भड़काते हैं। हम लोग अगर देखा गया तो हम सब साथ में कितने अच्छी तरह से रहते हैं, बट इस तरह की अगर चीज़ें होने लगती है तो हम लोगों में दूरियां बनती है, जो सबसे बुरी बात है। हमको यूनिटी के साथ रहना है, ये याद रखिएगा, है ना। तो ये सब बहुत अच्छी कुछ चीज़ें हमें यहाँ पता चलती हैं, बट ये एक बुरी चीज़ हमें यहाँ देखने मिल रही थी, कुछ जो ब्रिटिश हमें डिवाइड करने की कोशिश कर रहे थे। बट हम नहीं डिवाइड होंगे। और आप भी याद रखिएगा, आपके अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए सिर्फ कि हम सब एक है। कभी ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि मैं ये हूँ और मैं वो हूँ। तो ये ब्रिटिश का जो सपना है ये आप पूरा मत कीजिए। तो हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसको मोरले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है, ये सब हमें यहाँ पे देखने मिला। तो ये सब चीज़ें में हम सबसे पहले देखा हमने कि साइज बढ़ा दी गई। दूसरा, ऑफिशियल मेजोरिटी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी प्रोविंसेस में रिटेन कर दी गई। दूसरी बात हम कहेंगे कि फंक्शंस बढ़ा दिए गए थे काउंसिल्स के। वाइसरॉय ने पहली बार और गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार इंडियन दिखे थे, जिनका नाम था SP सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट इंडियन थे। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स को मिला और यहाँ पे लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा गया। लीगल हो चुका था कम्युनलिज्म। और इसके अलावा कुछ और सीट्स भी ऐसे, जैसे प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन को भी मिले, प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन होंगे। तो ये जो चीज़ें हैं जैसे चेंबर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी वाला ही कंटेस्ट करेगा और वही लोग वोट करेंगे। जमींदार के लोग हैं, जमींदार ही वोट करेंगे, जमींदार ही अपना लीडर चुनेंगे। ऐसी सब चीज़ें यहाँ देखने मिल रही थी।